आप सभी का स्वागत है। आज शुरू करते हैं हम कक्षा 7 की विज्ञान का 10वां अध्याय विद्युत धारा और इसके प्रभाव। आपने कक्षा 6 के अध्याय 9 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया है। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया है। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया है और उसमें यह दर्शाया है कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना है। देखो ये है पहेली ने जो चित्र बनाया है, आपका हाथ कितना स्थिर है कि परीक्षण की व्यवस्था। इसमें क्या किया है, 2 किलो के बीच में एक तार बांध दिया, उसमें एक चाबी लगा दी, जिसमें चाबी में बीच में वो है ना क्षेत्र होता है, जिसमें हम इसमें धागा अगर डाल लेते हैं चाबी को टांगने के लिए। और फिर कील के एक छोर से एक कील से तार जोड़कर सेल की एक तार में वो एक टर्मिनल पे जोड़ दिया, प्लस वाले या माइनस वाले किसी जोड़, और दूसरे टर्मिनल से स्विच तो होते बल्ब और चाबी से कनेक्ट कर दिया। आप देखते हैं उसमें ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा हाई वोल्टेज के साथ मत करना, छोटी सेल के साथ ही करना इस प्रयोग को। क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। विद्युत अवयवों के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीक द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 10.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति का चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी 10.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीकों को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है, अतः हम चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार 2 या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। देखो है सारणी 10.1 विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। जैसे सेल को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। ये बल्ब का दर्शाते हैं, इस प्रकार से बल्ब को दर्शाते हैं।
ए ऑन स्थिति में स्विच को दर्शाते हैं, ए ऑफ स्थिति में स्विच को, ए बैटरी को, 2-3 सेल जोड़े हैं, ए संयुक्त तार, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। क्या इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पट्टी होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए पर्याप्त इन पर धन तथा ऋण चिन्ह अंकित होते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कई बार जैसे बैटरी सेलों को संयोजित करते हैं, इस प्रकार संयोजित करते हैं जैसे ये दिखाया गया है, चिन्ह में है इस प्रकार। लेकिन आपने देखा होगा ये रिमोट होता है टीवी का, या जो वो खिलौने वाली गाड़ी देखी होगी आपने जो रिमोट कंट्रोल से चलती है, रिमोट में भी सेल डलते हैं, गाड़ी में भी डलते हैं। तो क्या होता है उसमें सेल एक दूसरे से जब सटा कर रखते हैं, मतलब सीधे नहीं रखते कि लंबी सी छड़ी के रूप में रखते हैं, एक दूसरे से सटे रहते। तो उसमें क्या होता है एक पत्ती रहती है, रिमोट में पट्टी रहती है कि जिससे जिस प्रकार तार है एक इस प्लस से माइनस वाला, इसी प्रकार उसमें एक पत्ती रहती है उसी, और अपन एक उससे जुड़े रहते हैं। आपने क्रिया आप गाड़ी खिलौने वाली गाड़ी का रिमोट या टीवी के रिमोट उसमें देखना और कमेंट करके बताना कि हाँ या नहीं उसमें पत्ती लगी है या डोरी या तार लगा है, कुछ भी बताना। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी की एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ की छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ की छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। देखो यह हुआ है सेल होल्डर, सेल फंसा जाएगा। 2 या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इसमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। ये है सेल होल्डर। देखो ये लगी ना पत्ती, तो क्या करेंगे एक सेल ऐसा रख देंगे और एक सेल ऐसा रख जाएगा। अगर ये प्लस वाला है ये माइनस वाला हुआ, ये प्लस वाला हुआ और माइनस वाला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक 10.1 में दर्शाया गया। आइए अब हम 10.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचें। देखो अब नीले डिब्बा में पढ़े क्या है। पहेली तथा बूझो। यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी होती हैं, तब भी फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में की सहायता कर सकते हैं। देखो ऐसी संचायक बैटरी होती है, ये भी सेलों से बनी होती है। देखो इसमें अलग अलग बैटरी, जो बड़ी बैटरी होती है उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, जो हर खाना एक सेल की तरह काम करता है, और लगभग 6 या 12 खाने होते हैं, उनमें 12 वोल्ट की बैटरी बनती है। क्रियाकलाप 10.1
चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपने नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपका आरेख चित्र 10.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा है? हाँ देखो, ये बल्ब हो गया, यह बैटरी हो गई, ये स्विच हो गई। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेख से निरूपित करते हैं। चित्र 10.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र 10.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? देखो, एक अन्य परिपथ स्विच ऑफ की स्थिति में है। परिपथ तो सेम है, जैसा 10.8 में था इसी प्रकार 10.9 में, लेकिन यह स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है। क्या चित्र 10.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो यह फ्यूज हो जाता है। आपने देखा होगा जो बल्ब फ्यूज होते हैं उनमें जो बल्ब सही होते हैं तो जो बल्ब के बीच में एक तंतु होती है ना, फिलामेंट, टंगस्टन के होता है ज्यादातर, अगर टूट जाए तो बल्ब क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, फिर जलता नहीं। नीला डब्बा पड़े, यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? नहीं होगा। क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? नहीं होगा, दीप्त नहीं होगा। आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अब नीले डिब्बा में पढ़ें, ध्यान दीजिए। कुंजी अथवा स्विच का परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चेतावनी, विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुएं। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जला सकता है। विद्युत जनरेटर अथवा इन्वर्टर की विद्युत पूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करें। आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलाप के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। ये जो गुलाबी डिब्बे में चेतावनी दी है, ये बताता है कि अगर हमारे घरों में बिजली आती है जिससे हमारे टीवी, फ्रिज, बल्ब चलते हैं, टीवी चलती है, फ्रिज चलता है, बल्ब जलते हैं, पंखा चलता है, उसके साथ हमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वो बहुत खतरनाक होती है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्रियाकलाप 2। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है।
स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छू कर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छू कर देखिए। क्या आप कोई अंतर में अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छू कर देखिए। देखो क्या होता है, जब हम बल्ब जलाते हैं तो आपने देखा होगा जो बल्ब होता है वो गर्म हो जाता है। तो क्या विद्युत धारा प्रकाश तो देती है, मतलब बल्ब जलता है, संगे संगे ऊष्मा भी, मतलब गर्म भी होता है बल्ब। एक लाख 10.3 चित्र 10.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के मध्य बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत सदृतों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के विकार तापन अवयव का उपयोग कर में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। आप स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। देखो क्या होगा, 1,03 में 10.3 में क्या है, एक बैटरी और एक नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार कौन जो हीटर में लगता है। जो हीटर की रिंग वो आती थी ना, क्या बोलते हैं, हीटर की स्प्रिंग, इसी नाइक्रोम तार से बनी होती है। तो अगर हम इसे बैटरी के स्रोत से जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये भी गर्म हो जाएगा। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। यह है हीटर, खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं कभी कभी घर में। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में उपयोग होने वाले तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। यह है प्रेस। बूझो, विद्युत स्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक
इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत संयंत्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत संयंत्र का अवयव देखा है? देखो है हीटर, कोडिंग कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं क्रियाकलाप 4। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 10.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी एक परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात और स्टील वूल का तार बांधिए। इस्पात और के यूने का उपयोग सामान्यतः रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है। दुकानों पर उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो इसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात और के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है। क्या इस्पात और का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों के प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। चित्र 10.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाली फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 10.15 में दर्शाए गए फ्यूज का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? देखो यह विद्युत धारा के फ्यूज ये तो विभिन्न उपकरणों में लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा लाइट टॉर्च हो गई है ना, टीवी में कोई, और जो हमारे घरों में जो मीटर के बगल में लगाते हैं वो ये वाला फ्यूज होता है। देखो फ्यूज का काम क्या होता है, जैसे अगर एक सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तार गर्म होकर पिघल जाएगा। इसी विशेषता का उपयोग करके हम विद्युत फ्यूज बनाते हैं। क्या होता है, हर उपकरण की लिमिट होती है कि यह इतनी विद्युत धारा अपने से होकर गुजर जाने देगा। अगर इससे ज़्यादा हुई यह खराब हो सकता है, जल सकता है, फ्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, फ्यूज तार लगा देते हैं उसके बगल में। अगर इससे लिमिट क्रॉस हुई तो फ्यूज तार जल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा, जिससे वह हमारी जैसे टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, ये इनको कोई नुकसान नहीं होगा। देखो नीले डब्बा पड़ेंगे। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यस्त होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट तथा सन्नद्ध
प्रतिदीप्त लैंप CFLs CFLs इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा संघात प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। देखो, जो अब पहले क्या होता है था, ये पीले कलर वाला बल्ब चलता था जो प्रकाश तो देता था, साथ में साथ ऊष्मा भी, उसमें अधिक लाइट बिजली की खपत होती थी। फिर उसके बाद क्या है, लंबे लंबे रोड आए, अब CFL आए, और अब क्या होता है, अब ये गोल वाला बल्ब सफेद उजाला वाला देने वाला, आपने यही देखे होंगे ज़्यादातर। अब ये CFL भी बंद हो गई, लंबा वाला रोड भी ब्याह शादियों में होता है ज़्यादातर। ऐसे विद्युत साधित तथा गैजेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। नोट: प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पायलट का वाष्प होता है जो कि विषैले होते हैं, अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटान सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क को जला होता है। ऐसा टूट-फूट अथवा तारों के विद्युत शोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। तो शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? अगर कहीं दो तार आपस में जुड़ गए, कहीं तार छूट गए या किसी भी कारण से हो सकता है, तो तार क्या होते हैं, जलने लगते हैं। अब आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों MCB का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखिए। सावधान: सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोगों लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो, इसमें क्या है, अपने शब्द पर गौर किया। ISI भारतीय मानक, मतलब अगर हम कोई भी चीज खरीदें तो यह चिन्ह जरूर देख लेना चाहिए, लगा इसका है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये वस्तु की गारंटी है, मतलब गारंटी तो नहीं, सुरक्षित है वस्तु। सरकारी एजेंसी है, उसने इसको मान्यता बहुत दी है, इसको पूरी जांच पड़ताल के बाद माना कि यह सही है, उपयोग के लायक है, नुकसानदायक नहीं है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए, इसके चारों ओर विद्युत धारा के एक फेरे लपेटिए। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए, इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 10.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से
होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुंबक लाइए, देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाइए, विद्युत चुंबकीय सुई को ध्यान से देखिए। एक स्विच को ऑन की स्थिति स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस रखो, स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? हेंस क्रिश्चियन और स्टेट। इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हेंस क्रिश्चियन और स्टेट नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे करके देखते हैं। विद्युत चुंबक क्रियाकलाप 10.6। लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा निमल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र भाग सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 10.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत फिल्म से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। आप स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपकते हैं? देखो इस क्रियाकलाप 10.6 में क्या है। हमें एक तार को विद्युत रोधी तार, मतलब ऐसा तार जिसमें विद्युत रोधी अवयवों की कोटिंग की हो, अर्थात विद्युत रोधी हो वो तार, तो उसको कील में लपेटना है। तो इससे एक सेल या बैटरी से जोड़ना है। तो हम देखते हैं कि वह चुंबक की भांति कार्य करता है। उसमें पेन छोटे कीलों के टुकड़े चिपक जाते हैं। याद रखिए इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है
तो कुंडली का चुंबक सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में दिखाए किरण के चित्र की याद है? इस प्रकार की किरणों के एक सिरे पर या एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। विद्युत घंटी। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 10.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क में स्पष्ट रहती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। देखो विद्युत घंटी क्या होती है। देखो यह रहा विद्युत घंटी का चित्र। प्रमुख शब्द: बैटरी, विद्युत परिपथ, विद्युत अवयव, लघु पठन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, विद्युत साधित्र, विद्युत का तापीय प्रवाह, विद्युत का चुंबकीय प्रवाह, कुंडली। आपने क्या सीखा? विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये गर्म होने
से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब इसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस चैप्टर को पूरा देखने के लिए। आप लोगों को कोई समस्या हो या कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। पहेली तथा बूझों ने कुछ दिन पहले एक जादू का खेल देखा था। जादूगर ने स्टैंड पर लोहे का एक बॉक्स रखा। फिर उसने बूझों को बुलाकर उससे बॉक्स को उठाने के लिए कहा। बूझों ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। अब उस जादूगर ने कुछ बुदबुदाते हुए बॉक्स पर छड़ी घुमाकर अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया। उसने पुनः बूझों से बॉक्स को उठाने के लिए कहा। इस बार तो बूझो उसे हिला भी नहीं सका। जादूगर फिर कुछ बुदबुदाया और बूझों ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। बूझो और पहेली सहित सभी दर्शक इस प्रदर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और यह समझ रहे थे कि जादूगर के पास कोई अलौकिक शक्ति है। परंतु इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात पहेली यह सोच रही थी कि क्या वास्तव में इस युक्ति में कोई जादू था अथवा इसमें कोई विज्ञान सम्मिलित था। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें विज्ञान से संबंधित कौन सी युक्ति सम्मिलित हो सकती है? इसमें क्या, देखो, बूझो और पहेली एक जादुई शो देखने गए और जादूगर ने बूझो को बुलाया, एक बॉक्स को उठाने को कहा। बूझो ने पहले तो बॉक्स को उठा लिया। फिर जादूगर ने थोड़ी अपनी छड़ी घुमाई, कुछ बुदबुदाया और फिर बूझो से कहा फिर को उठाओ। बूझो ने इस बार नहीं उठा पाया। फिर थोड़ी देर में जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई, कुछ बुदबुदाया, फिर कहा बूझो से उठाओ बॉक्स। इस बार बूझो ने उठा लिया। इसमें क्या हो सकता है? बॉक्स के अंदर एक विद्युत चुम्बक हो सकती है जो किसी लोहे की बेंच पर रखी हो, भारी बेंच पर, जो उससे हर बार चमक जाती होगी जब वो जादूगर अपनी छड़ी घुमाता होगा। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।